हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे। मैं आशा करता हूं आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, अपन लेके आए हैं चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी का 199 का जो कोर्स है, पेड कोर्स भी अपन लेकर आए हैं साथियों। और इसी के साथ हम आपको फ्री में यूट्यूब पर भी क्लास देंगे चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी स्पेशल। हमारा जो फ्यूचर विल पाठशाला है उस पर स्पेशल चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी की हम तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल फ्री बैच चलेगा, निःशुल्क बैच चलेगा यूट्यूब पे। और उसके साथ अपना पेड कोर्स भी है जो 199 का है। जो पेड कोर्स में अपने को क्या क्या मिलेगा साथियों? पेड कोर्स के अंदर अपने को मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। क्या मिलेंगे साथियों? सबसे बड़ी बात, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और उसमें पैनल पीडीएफ भी मिलेगी और उसमें लाइव क्लासेज भी मिलेगी। और साथ में एक स्पेशल ऑफर टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी साथियों। तो जल्दी से जल्दी हमारा जो ऐप है फ्यूचर विल पाठशाला, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करके उसमें से आपको पेड बैच ज्वाइन करना है साथियों। तो साथियों, हमारे जो क्लास है, पहली क्लास अपनी जो वो है चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी की जो पहली क्लास है अपनी कंकाल तंत्र, आपको थंबनेल पर दिखा है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू और फिर इसमें आप समझना हुआ आसान। तो साथियों, मैं आपसे वादा प्रॉमिस करता हूं, आपकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी के अंदर आपको साइंस का जो पोर्शन है उसमें पूरे पोर्शन दे रखे हैं, उसमें अलग अलग सब टॉपिक भी आपको दे रखा है साथियों। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के बाद में मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे क्या आपको साइंस को कैसे क्या पढ़ना पाए। देखो साथियों, मैं बताता हूँ साइंस का, देखो अनुमान तो ये है कि जो पशु परिचय है ना, उसमें जो साइंस आई थी ना, वैसे उसका लेवल होगा। और जो जेल पहरी एग्जाम है वो भी आ रहा है, उसका भी जो एग्जाम है 10th पास है, ये भी 10th पास है। और पशु परिचय जो अभी एग्जाम हाल ही दिनों में एग्जाम हुए पशु परिचय, उसमें भी देख लेना आपकी साइंस के क्वेश्चन कैसे आए साथी और कितने क्वेश्चन आए हैं, साइंस के कितने क्वेश्चन आए। तो साथियों, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही पैटर्न रहेगा और उसी पैटर्न के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों। साथियों, इसमें देखना, आपको मैं बताता हूं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। पहले देखो, चतुश्रेणी के अंदर जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक बार मैं आपको सिलेबस की जानकारी देता हूं कि साइंस के अंदर अपना क्या सिलेबस है साथियों। देखो, साइंस के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने सिलेबस साइंस का, साइंस का सिलेबस। देखो साथियों, ये क्लास है बिल्कुल हिंदी मीडियम में रहने वाली है आपके, ठीक है। हिंदी मीडियम रहेगी पूरी क्लास है। साइंस का सिलेबस नोट कर लेना आप। देखो, साथ में क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाना है। मैं हैंड रिटन नोट्स लिखाऊंगा, आपको टाइम दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट का भी टाइम दूंगा साथियों। और प्रॉपर क्लासेस चलेगी, ऐसे नहीं कि एक क्लास चलेगी दूसरी क्लास नहीं आएगी। इस पे पूरा फ्री यूट्यूब पे कोर्स कराया जाएगा। ऐसे नहीं 2-3 क्लास के बाद में क्लासेस बंद कर दी जाएगी साथियों, पूरी रेगुलर क्लासेस चलेगी साथियों। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारा चैनल है फ्यूचर विल पाठशाला, उसको लाइक शेयर और उसको सब्सक्राइब करना है साथियों। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है जब क्लास स्टार्ट होती है साथियों। तो अपन स्टार्ट करते हैं साइंस का सिलेबस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर क्या क्या है साथियों। देखो, साइंस की मैं बात करूं आपके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, फिजिक्स के अंदर क्या है और बायोलॉजी के अंदर क्या क्या है। देखो, साइंस में 3 पार्ट होते हैं। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के अंदर उसमें क्या क्या सिलेबस है। देखो, फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है साथियों। फिर क्या है साथियों? बायोलॉजी है। तो अब बायोलॉजी के अंदर क्या क्या है, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, फिजिक्स के अंदर सिर्फ आपको एक टॉपिक है। फिजिक्स के अंदर तो सिर्फ एक टॉपिक है, कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। क्या है साथियों? एवं नियम, नियम एवं नियम, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं। केमिस्ट्री में 2 टॉपिक है। कौन कौन से 2 टॉपिक? एक है धातु व अधातु एवं इसके यौगिक, एवं इसके यौगिक। फिर दूसरा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो, ये 2 टॉपिक है इसमें, है ना, रासायनिक परिवर्तन। साथियों, साथ साथ अपने को नोट्स लिखना है। मैं बिल्कुल कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स लिखाऊंगा पूरे साथियों। फिर बायोलॉजी सबसे बड़ी है। बायोलॉजी के अंदर क्या क्या है साथियों? बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है मानव शरीर। मानव शरीर के अंदर क्या क्या है साथियों? मानव शरीर। मानव शरीर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा साथियों? मानव शरीर के अंदर
सबसे पहले संरचना पढ़नी है इसकी, क्या क्या संरचना है। फिर उसके अंगों के बारे में बात करना है कि इसके अंग कौन कौन से हैं। फिर इसके तंत्र कौन कौन से हैं साथियों। ये आ गए इसके अंदर मानव शरीर के अंदर। फिर दूसरा टॉपिक है मानव शरीर के अंदर आपके आनुवांशिक। कौन सा है साथियों? आनुवांशिक, जेनेटिक्स, आनुवांशिक पूरा पढ़ना है आनुवांशिक से, ठीक है। फिर इसके अंदर तीसरा आता है साथियों, कौन सा आएगा साथियों? तीसरा, तीसरा आएगा अपने इसमें रोग। रोग पूरे पढ़ने हैं आपके, मानव रोग पढ़ना है आपको, है ना, मानव रोग। फिर उसके बाद में आपको इसमें मानव संरचना, अंग तंत्र आ गया, आनुवांशिक आ गया, मानव रोग आ गया। अब देखो मानव जो शरीर है उसके अंदर जो संरचना, जो अंग और जो तंत्र है, इसमें क्या क्या आएगा साथियों? इसके अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी आ जाती है, जो भी अपने ह्यूमन से रिलेटेड होता है। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, फिर रक्त परिसंचरण तंत्र, अपना हृदय, अपना रक्त, अपना जो ब्लड है, वो सभी इसके अंदर आ जाता है साथियों। फिर आनुवांशिक है, प्रमुख रोग है। तो अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा मानव शरीर। मानव शरीर के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है अपने शरीर के अंदर, कितनी हड्डियां होती है, कैसे हड्डियों को काम करता है, मैं आपको एक एक हड्डियों के नाम याद करा के जाऊंगा क्लास के अंदर साथियों। 206 हड्डियां अपने शरीर में होती है। मैं आपको एक एक हड्डी का नाम आपको क्लास में याद करा के जाऊंगा। यदि याद नहीं हो ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना साथियों। मैं प्रॉमिस, वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको बायोलॉजी उंगलियों पे याद करवा दूंगा साथियों। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट तक बैठना साथियों मेरे साथ। ठीक है साथियों, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपका ज्यादा टाइम न लेके। और स्टार्ट करने से पहले अपने गणेश जी बाबा को निमंत्रण देते हैं साथियों। मैं गणेश जी बाबा से आशीर्वाद लेता हूं और आपको भी मैं मनोकामना करता हूं कि इनका सभी का सिलेक्शन करवा दे। तो ठीक है, तो अपन गणेश जी का नाम लेकर अपन क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो साथियों कंकाल तंत्र। अपन क्या स्टार्ट करेंगे साथियों? कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र क्या होता है साथियों, बताओ। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं साथियों? स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन। देखो साथी, स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, तो स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है साथियों इसमें, है ना। स्केलेटन सिस्टम। अब देखो ये कंकाल तंत्र क्या होता है, बताओ साथियों। देखो, अब ये कंकाल तंत्र, जैसे मान लो अपन घर होता है। घर बनाने से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके अंदर नींव लगाते हैं। मकान की क्या करते हैं साथियों? नींव लगाते हैं। अब जब अपन ये बोलते हैं नींव अच्छी होगी मकान की, तो जब उसकी नींव अच्छी होगी, तो नींव अच्छी होगी तो मकान भी क्या बनेगा साथियों? अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। अब जब नींव अच्छी है, मकान भी अच्छा बन गया, तो वो क्या करेगा? अपने को मजबूती प्रदान करेगा, सहारा प्रदान करेगा, ठीक है, और इसका ढांचा भी अच्छा होगा। उसी प्रकार से जो हमारा जो कंकाल तंत्र है, वो भी क्या करता है? अपने शरीर को ढांचा बनाता है। क्या करता है साथियों? अपने शरीर का एक ढांचा बनाता है। और अब जब शरीर का ढांचा बन गया, फिर उसके बाद में क्या करता है वो? जब शरीर का ढांचा बनने के बाद वो शरीर को एक मजबूती प्रदान करता है, एक सहारा प्रदान करता है और इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरी बात, फिर वो क्या करता है कि जो अपना जो शरीर का जो ढांचा है, वो अपने को गतिमान बनाने का काम करता है। क्या? अपने गतिमान चलने में सहायक होता है साथियों। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब कंकाल तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कार्य करता है, तो मैं एक एक आपको करके बताते ही जाऊंगा साथियों, लेकिन आपको नोट करना है साथियों। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या होता है साथियों? कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक मजबूती, ढांचा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और सहारा प्रदान करता है साथियों। तो लिखो साथियों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि, ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कंकाल तंत्र। ठीक है, अब ये कंकाल तंत्र देखो, कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारे मानव शरीर का, तो इसके अंदर लिखो आप सबसे पहले म, कंकाल हमारे 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 मानव शरीर को, हमारे मानव शरीर को हमारे मानव शरीर को ढांचा, सुरक्षा, सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है।
मजबूती प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारे मानव शरीर को ढांचा, सुरक्षा, सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है साथियों? कंकाल तंत्र कहलाता है। अब कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है साथियों? जो कंकाल तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा? अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। तो साथियों इसमें लिखो कि कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का साथियों? दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है साथियों। इसमें आपको जैसे फील होगा ना कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, वैसे फील होगा साथियों। इसमें पहली बार यूट्यूब पे आपकी क्लास होगी, ऐसे क्लास होगी जैसे अपन ऑफलाइन क्लास ले रहे हो और बच्चे सामने बैठे हो। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है साथियों। कौन कौन सा होता है कंकाल तंत्र दो प्रकार का? कौन सा होता है? पहला होता है अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है साथियों? दूसरा होता है साथियों बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। साथ साथ आपको क्या बनाना है साथियों? पेन कॉपी लेना है, प्रॉपर रजिस्टर लेना है, उसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं साथियों, ठीक है। देखो कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारे मानव शरीर को जो ढांचा, सुरक्षा, सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है वो कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। अब बात करेंगे कि अंतः कंकाल तंत्र क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। अब बाह्य कंकाल तंत्र देखो साथियों क्या होता है बाह्य कंकाल तंत्र। अब लिखो बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। अब बताओ जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है साथियों उसका निर्माण कैसे होता है। देखो जो भ्रूण, अब देखो माँ प्रेग्नेंट होती है, माँ प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर एक भ्रूण होता है। जो भ्रूण के क्या होता है, भ्रूण की जो सबसे जो बाहरी परत होती है उससे क्या होता है बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। देखो साथियों क्या होता है, वापस सुनना साथियों आराम से, ठीक है। ये अपना भ्रूण है, ठीक है। भ्रूण के अंदर ये अपना भ्रूण है। अब भ्रूण है, भ्रूण मानव जो मादा है, मादा के पेट के अंदर होता है साथियों। तो भ्रूण की तीन परत होती है साथियों। क्या परत होती है साथियों? तीन परत होती है। जो सबसे जो बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत है। इस बाहरी परत को क्या बोलते हैं साथियों? अधिचर्म। क्या बोलेंगे साथियों? अधिचर्म। क्या बोलेंगे साथियों इसको? अधिचर्म। इसका नाम क्या है? अधिचर्म, ठीक है। और जो मध्य की परत है इसको मध्य परत, मध्य परत। और जो ऊपरी वाली जो परत है इसको अंतःचर्म, इसको बोलेंगे अंतःचर्म। देखो साथियों वापस से सुनना, क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण की तीन परत परत होती है। जो सबसे जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं अधिचर्म। और जो अंदर वाली जो जो बीच वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं मध्य परत। और जो सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं अंतःचर्म। तीन परत होती है साथियों। अब तीन परत में क्या होता है साथियों, देखो तो मैं लिख सकता हूं पहला पॉइंट कि जो बाह्य कंकाल का तंत्र का जो निर्माण है भ्रूण की जो सबसे बाह्य परत से होता है। तो लिखो साथ साथ में बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, तंत्र का निर्माण, बाह्य कंकाल कंकाल तंत्र का निर्माण भ्रूण की, भ्रूण की सबसे बाहरी परत, भ्रूण की, भ्रूण की सबसे बाहरी परत, बाहरी परत से होता है। सबसे बाहरी परत से होता है। किससे होता है बच्चों? भ्रूण की सबसे बाहरी परत से होता है। अब जो बाहरी परत है उसका नाम क्या है? अधिचर्म। अर्थात, अर्थात अधिचर्म परत से होता है, अर्थात अधिचर्म
परत से होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है साथियों इसका? दूसरा पॉइंट यह है, अब जो बाह्य परत है, अब बाह्य जो कंकाल तंत्र वो कहां स्थित होता है अपने शरीर के अंदर? बताओ। जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो अपने मानव शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है साथियों? ऊपरी सतह पर। जो अपने जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये बाह्य कंकाल तंत्र का होता है। जो अपने शरीर के अंदर अंग, लीवर, फेफड़े जो ये है वो किस में आएंगे? अंतः कंकाल तंत्र में। जबकि जो बाहरी हिस्सा है वो बाह्य कंकाल तंत्र से मिलकर बना होता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऊपरी सतह पर पाया जाता है। पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है साथियों? जो बाह्य कंकाल तंत्र का जो निर्माण है वो ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तीसरा, जो बाह्य कंकाल तंत्र अब अपने शरीर की ऊपरी सतह पर क्या दिख रहा है? बाल, नाखून, पक्षियों के अंदर पंख, मछलियों के अंदर सल्क। ये क्या होता है? ये बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। और ये क्या होते हैं? मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है साथियों। किससे? मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये बोलोगे सर मर्द कोशिकाएं क्या होती है? देखो, मर्द कोशिकाएं होती है जिनको काटने पर अपना ब्लड नहीं बहता हो। क्या? रक्त नहीं बहता हो, खून नहीं बहता हो साथियों। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो बाह्य कंकाल तंत्र है, जो बाह्य कंकाल तंत्र अधिकांश मर्द कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र अधिकांश अधिकांश मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अधिकांश मर्द कोशिकाओं से, मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मिलकर बनाओ। देखो साथियों, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। ठीक है। कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा साथियों। तो बाह्य कंकाल तंत्र अधिकांश मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये पूछोगे कि सर मर्द कोशिकाएं क्या होती है? अब सर किसी के मन में डाउट है कि मर्द कोशिकाएं क्या होती है? तो मर्द कोशिकाएं क्या होती है? जिनको काटने पर ब्लड या रक्त नहीं बहता हो साथियों। अब मर्द कोशिकाएं कहां कहां पाई जाती है हमारे शरीर में? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में अधिकांश मर्द कोशिकाएं, अधिकांश मर्द कोशिकाएं, अधिकांश मर्द कोशिकाएं, मर्द कोशिकाएं अब कहां पर? बाल, नाखून, बाल नाखून। जबकि पक्षियों के अंदर सल्क, बाल नाखून, सल्क, खूर, सींग, खूर, सींग, सल्क आदि होती है, आदि होती है। ठीक है साथियों। देखो, जो हमारे शरीर में जो अधिकांश मर्द कोशिका होती है, बाल, नाखून, सल्क, खूर, सींग आदि होती है। ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक शब्द होता है किरेटिन, किरोटिन और किरेटिन। तीन शब्द होते हैं। कौन कौन से? तीन शब्द होते हैं साथियों। पहला शब्द होता है, पहला शब्द होता है, एक होता है किरोटिन, किरोटिन। ठीक है। एक होता है किरेटिन, किरेटिन। और एक होता है काइटिन। कंफ्यूज मत होना तीनों शब्द के अंदर। एक होता है किरोटिन, एक किरेटिन और एक काइटिन। अब ये बताओ साथियों, जो किरोटिन क्या होता है, किरेटिन क्या होता है, काइटिन क्या होता है? देखो, जो बाल, जो नाखून है उसमें क्या पाया जाता है बताओ? उसमें पाया जाता है किरोटिन। क्या क्या पाया जाता है साथियों? किरोटिन। और जो काइटिन होता है, काइटिन में क्या पाया जाता है? जो बाह्य, जो अपने कीट होते हैं, कीटों का जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो किसका मिलकर बना होता है? काइटिन का। और किरेटिन क्या होता है साथियों? किरेटिन जो गाजर होता है, गाजर के और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो लिखो, ये वर्णक कहां पाया जाएगा? किरोटिन, किरोटिन पाया जाएगा बाल,
व नाखून में, बाल व नाखून में। ठीक है, केराटिन किस में पाया जाएगा? गाजर व दूध। ये वर्णक होता है, क्या होता है साथियों? एक वर्णक होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन काइटिन, जो कीट होते हैं, कीटों का जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण, तंत्र का निर्माण। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, साथ ही में एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करना आपको पहले। ठीक है, तो देखो क्या होता है साथियों, एक सेकंड रुकना। हम्म देखो, हमारे शरीर में अधिकांश मर्द कोशिकाएं बाल व नाखून, सल्ग, खूर, सींग आदि होती है। अब कीरेटिन और काइटिन तीन शब्द होते हैं, ये शब्द याद रखना, बार बार कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, तीन शब्दों में कीरोटिन किससे मिलकर, बाल व नाखून के अंदर क्या होता है? कीरोटिन प्रोटीन होता है। कीरेटिन किसमें होता है? गाजर व दूध होता है, एक प्रकार का वर्णक होता है। और जो काइटिन होता है, काइटिन कहता है कीटों के जो बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, काइटिन। अब बात करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखना साथियों आप। निम्न में से बाह्य कंकाल तंत्र किसमें, क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से निम्न में से किसमें निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? ठीक है साथियों, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। अब मैं ऑप्शन देता हूं, चार नहीं पाया जाता है। साथियों, जिसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो ना, वो वीडियो को पुश करके भी आप लिख सकते हो साथियों। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है मेंढक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मछली। तीसरा ऑप्शन है आपके पास मनुष्य। और चौथा ऑप्शन आपके पास है पक्षी। अब बताओ साथियों, इसमें से कौन सा आएगा जिसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? मेंढक, मनुष्य, मछली, पक्षी। अब देखो साथियों, इसमें एक बात और देखना आप, कि जो पक्षी होता है उसको एबिज बोलते हैं, ऑप्शन में एबिज भी आ सकता है। ठीक है, जो मछली होता है उसको फिशेज भी बोलते हैं अपन। ठीक है, जो मनुष्य होता है उसको स्तनधारी भी बोलते हैं अपन, स्तनधारी। ठीक है, जो मेंढक होता है उसको उभयचर भी बोलते हैं, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, अब ये बताओ कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? मेंढक, मनुष्य, मछली, पक्षी। अब देखो, मनुष्य के अंदर तो बता दिया, अब इसका क्वेश्चन का आंसर भी देखना साथियों आप, कि जो जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर तो क्या पाया जाता है? बाल व नाखून। क्या? बाल, नाखून। ठीक है, फिर बात करते हैं पक्षी के अंदर पंख। ठीक है, खुर। ठीक है, उसके बाद में मछली आता है, मछली के अंदर सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, जो मछली की जो ऊपर वाली जो परत होती है वो सल्क होती है। जो मेंढक होता है, तो बाह्य कंकाल तंत्र किसमें नहीं पाया जाता साथियों? मेंढक में नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? किसमें? मेंढक में साथियों। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन, पहला हो गया बाह्य कंकाल तंत्र, अब बात करते हैं अंतः कंकाल तंत्र की। तो किसकी बात करेंगे साथियों? अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र। अब ये जो अंतः कंकाल तंत्र है, वो दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है साथियों। कितनी प्रकार की साथियों? दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब दो प्रकार की संरचनाएं कौन सी है? एक होती है, पहली होती है साथियों, पहली है आपके सामने अस्थि। कौन सी? अस्थि, जिसको इंग्लिश में बोन्स भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं साथियों? बोन्स। ठीक है, इसको हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है साथियों कौन सी? उपास्थि।
कौन सी? उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, कोई दिक्कत? कि जो अंतः कंकाल तंत्र होता है वो दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कितनी? दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कि सर बाह्य कंकाल तंत्र आपने बता दिया, कंकाल तंत्र अब क्या बता दिया कि हमारे शरीर में जो ढांचा प्रदान करता है, एक अपने शरीर को बॉडी ढांचा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है और गति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार के बता दिए, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। जो बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? जो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र क्या होता है? जो बाहर, जो शरीर के अंदर हिस्से में पाए जाते हैं वो किस में आएंगे? वो अंतः कंकाल तंत्र में आएंगे। किस में आएंगे? अंतः कंकाल तंत्र में। अब जो हड्डी होती है अपने शरीर के अंदर पाई जाती है, उपास्थि। अभी बता दूंगा आपकी थोड़ी देर में उपास्थि क्या है, अस्थि क्या है। ठीक है, अब मैं छोटी सी एक बात है यहां पे देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? तो आप देख लो एक बार, छोटा सा मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है साथियों लॉजी, एक होता है लॉजी। आपने नाम सुना है लॉजी क्या होता है? ठीक है, एक होता है क्लास्ट। ठीक है, एक होता है ब्लास्ट। एक क्लास्ट और एक ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट। ठीक है, और एक साइट होता है। कि चार शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि इन चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है साथियों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूमेंगे, बार बार क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों लॉजी का अर्थ क्या होता है? देखो, लॉजी का अर्थ होगा अध्ययन। किस, जब लॉजी आ जाए ना किसी शब्द के पीछे, उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, अब उस क्लास्ट आ जाए तो क्लास्ट का अर्थ होता है कोशिका का नष्ट करने वाली कोशिका। क्या बोलते हैं क्लास्ट को? नष्ट करने वाली, नष्ट करने वाली कोशिका। इस शब्द का अर्थ होता है नष्ट करने वाली कोशिका। ठीक है, ब्लास्ट का अर्थ होता है निर्माण करने वाली कोशिका, निर्माण करने वाली कोशिका, निर्माण करने वाली कोशिका। ठीक है, और साइड, सॉरी साइज नहीं है, साइट है। ये साइज नहीं है, ये साइट है, साइट। ठीक है, साइट का अर्थ होता है कोशिका। साइट का अर्थ क्या होता है? कोशिका। क्या अर्थ होता है साथियों? कोशिका। साइट का अर्थ क्या होगा? कोशिका। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो साथियों। किसी को कोई दिक्कत हो वो बता दो। देखो वापस से समझना एक बार। देखो लॉजी होता है, किसी शब्द के पीछे से आएगा ओस्टियोलॉजी, उपास्थियोलॉजी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। जिस शब्द के पीछे ये शब्द आ जाए, लॉजी, क्लास्ट, ब्लास्ट और साइट, तो समझना लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, क्लास्ट का अर्थ होता है नष्ट करने वाली कोशिका, ब्लास्ट का अर्थ होता है निर्माण करने वाली कोशिका और साइट का अर्थ होता है कोशिका। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे उपास्थि। क्या पढ़ेंगे साथियों? उपास्थि। क्या पढ़ेंगे? उपास्थि। ठीक है, तो अब होगा उपास्थि। अब उपास्थि के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ड्रियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं साथियों? कॉन्ड्रियो प्रोटीन। ठीक है, अब एक वर्णक होता है इसमें कॉन्ड्रियो। ठीक है, कॉन्ड्रियो क्या होता है साथियों? कॉन्ड्रियो। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं ऐसे लिखूं इसके अंदर आपको कि, अब मैं इसमें आपको ऐसे लिखूं कॉन्ड्रियोसाइट। मैं ऐसे लिखूं कॉन्ड्रियो
एक सेकंड, थोड़ा सा मैं से लिखू कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियो कॉन्ड्रियोसाइट। दूसरा में लिखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। चौथा लिखूं मैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है। पांचों लिखो कॉन्ड्रियोलॉजी, पांचों लिखो कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। अब देखो आ गया ना सभी शब्द के लास्ट में साइट। ठीक है। अब देखना जो कॉन्ड्री का अर्थ क्या होगा साथी, उपास्थि। इसका अर्थ होता है उपास्थि। ठीक है। इसका कॉन्ट्री का अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा, उपास्थि। ठीक है। और साइट का अर्थ बता दिया मैंने, कोशिका, ब्लास्ट का नष्ट, निर्माण करने वाली कोशिका, क्लास्ट का नष्ट करने वाली कोशिका, और लॉजी का अध्ययन करना। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या साथियों, इनको सबको मैं कॉन्ट्री साइट को बोल सकता हूं कि उपास्थि की कोशिका, उपास्थि की कोशिका। ठीक है। उपास्थि की कोशिका। फिर मैं बात कर सकता हूं कॉन्ड्रियोप्लास्ट, तो उपास्थियों को नष्ट करने वाली कोशिका, उपास्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका, निर्माण करने वाली कोशिका। निर्माण करने वाली कोशिका। फिर कॉन्ड्रियोक्लास्ट का अर्थ क्या होता है कि उपास्थियों को उपास्थियों को नष्ट करने वाली कोशिका, नष्ट करने वाली कोशिका, नष्ट करने वाली, आगे लिख लेना कोशिका। ठीक है। फिर कॉन्ड्रियोलॉजी क्या, तो उपास्थियों का अध्ययन करना, उपास्थियों का उपास्थियों का अध्ययन करना। यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है। अब देखो जो उपास्थि होती है दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। सॉरी, जो उपास्थि होती है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियो, इसका अर्थ होता है उपास्थि। अब लिखो कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी का अर्थ होता है उपास्थियों का अध्ययन करना, कॉन्ड्रियोक्लास्ट का उपास्थियों को नष्ट करने वाली, उपास्थियों का निर्माण करने वाली, उपास्थि की कोशिका। ठीक है। फिर अपन इसके बाद में बात करते हैं कि जो उपास्थि होती है वो कहाँ स्थित होती है हमारे शरीर में, और उपास्थि होती कैसी है साथियों। जो उपास्थि होती है ना, आपने हड्डी देखा है, तो ये उपास्थि क्या होती है, हड्डियों से कम कटोर वाली संरचना होती है। कौन सी, कम कटोर वाली होती है। ये अच्छे से मतलब हल्की सी मुड़ जाती है और हल्की सी ये गति भी करती है। देखो अब क्या होता है जो उपास्थि होगी, अब जैसे मैं बोलूँ जो उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाक के अगर सिरे में, कान में, देखो कान ऐसे मुड़ रहा है ना, ये कम कटोर वाली संरचना होती है। देखो कान घूम रहा है, मुड़ रहा है। ठीक है, इसको मोड़ भी सकते हैं। और नाक है, नाक को देखो ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है, हड्डियों से कम कठोर वाली संरचनाएं होती है। अब ये उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, तो दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो कि उपास्थि 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 हड्डियों से उपास्थि हड्डियों से कम कठोर वाली, हड्डियों से कम कठोर वाली हड्डियों से कम कठोर वाली संरचना वाली होती है। उपास्थि हड्डियों से कम कठोर वाली संरचनाएं, कम कठोर वाली संरचना होती है, संरचना होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें, उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में। उपास्थियां हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारे शरीर में नाक के अगर हिस्से में, नाक के अगर सिरे में,
कान में, कान में पसलियों के, पसलियाँ जानते हो, कान में पसलियों के ऊपर, पसलियों के ऊपर रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी छल्लों के रूप में, छल्लों के रूप में, और कुल्ले की हड्डियों के बीच में, और कुल्ले की हड्डियों के बीच में, कुल्लों के हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच में। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि जो उपास्थि होती है हमारे शरीर में नाक के अगर हिस्से में, कान में, फसले के ऊपर, रीढ़ की हड्डी छल्लों के रूप में, कुल्लों की हड्डियों के बीच में। अब कभी आपने देखा है कि ये कुल्लों की हड्डियों के बीच में कहाँ पाई जाती है साथियों? देखो ये होता है, ठीक है, ये देखो ये संरचना थी, ये अपन दो कुल्ले स्थित है, तो ये दो कुल्लों को जो जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, इन दो कुल्लों को जो जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, ये होता है प्यूबिक संधान। इसको क्या बोलते हैं साथियों? प्यूबिक संधान, प्यूबिक संधान। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? तो अब बात करते हैं अपन, अपना उपास्थि कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं अस्थि की बात में। क्या बात करते हैं अपन? अस्थि की बात करते हैं। अब बात करते हैं अस्थियां। ठीक है, अस्थियां। अब अस्थियां क्या होती है बताओ? देखो, अब एक चीज देखना, उसमें एक चीज लिखना, हाँ इसमें एक लिखना, एक पॉइंट लिखना, और जो उपास्थि में, उपास्थि में, उपास्थि में कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, पाई जाती है, यहां तक ठीक है। अब बात करते हैं अपन, कौन चला गया? अब अस्थि है, अस्थियां क्या होती है? इसको बोन्स भी बोलते हैं। क्या? बोन्स। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे बोलूं, जो अस्थियां होती है उसको अपन बोलते हैं ओस्टियो। अस्थियों को क्या बोलते हैं साथियों? अस्थियों का अर्थ क्या होता है? अस्थियां, अस्थियों का अर्थ ओस्टियो। क्या बोलते हैं इसको? ओस्टियो, ओस्टियो या ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूं कि ओस्टियोसाइट क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ओस्टियोब्लास्ट क्या है, ओस्टियोलॉजी क्या है, तो देखना। अब लिखो ओस्ट्रियो, देखो ओस्ट्रियो, ओस्ट्रियोलॉजी, फिर एक आता है ओस्ट्रियो, ओस्ट्रियोब्लास्ट, फिर एक आता है ओस्ट्रियो, ओस्ट्रियोक्लास्ट, फिर एक आता है ओस्ट्रियोसाइट, ओस्ट्रियोसाइट, ओस्ट्रियोसाइट। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? देखो ओस्टियोलॉजी की बात करते हैं अपन, ओस्टियोलॉजी का अर्थ होता है, ओस्टियोलॉजी का अर्थ होता है अस्थियों का अध्ययन करना, मतलब हड्डियों का अध्ययन करना, हड्डियों को, हड्डियों का, हड्डियों का अध्ययन करना, हड्डियों का अध्ययन करना।
फिर ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट का अर्थ होता है निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, निर्माण करने वाली कोशिका, कोशिका। ठीक है। फिर अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट होता है हड्डियों को नष्ट करना, हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका, हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका। फिर बात करते हैं ओस्टियोसाइट, हड्डियों की कोशिका का, हड्डियों की कोशिका, हड्डियों की कोशिका। यहाँ तक ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन अस्थियां हो गई, अस्थियों का अर्थ क्या है? ओस्टियो होता है, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करना, ओस्टियोब्लास्ट हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका, ओस्टियोसाइट हड्डियों की कोशिका। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा साथियों, देखना, वो ऐसे बोलेगा निम्न में से ओस्टियोलॉजी का अर्थ क्या है, निम्न में से ओस्टियोलॉजी का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दे देगा, हड्डियों का अध्ययन करना, हड्डियों का निर्माण, हड्डियों को नष्ट करना, हड्डियों की कोशिका। तो ओस्टियोलॉजी को टिक करना है, हड्डियों का अध्ययन करना। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके अंदर? दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा कि हड्डियों को निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? हड्डियों को निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ये चार ऑप्शन आ जाएंगे, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। तो आपको टिक करना है ओस्टियोब्लास्ट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत। अब हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ साथियों कमेंट करके कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। मानव शरीर में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों में बात करते हैं कि बच्चों में कितनी होती है। ठीक है। और तो बात करते हैं सबसे पहले कि नवजात शिशु में कितनी होती है। नवजात शिशु में फिर बात करेंगे अपन किसमें? बच्चों में। ठीक है। फिर बात करेंगे अपन वयस्क में। फिर किस में बात करेंगे? वृद्धों में। ठीक है। अब बात करते हैं नवजात शिशु में कितनी होती है। अब हड्डियों की बात करते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। जो नवजात जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ साथियों, उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? उसके अंदर होगी 300 या 306। कितनी होगी? 300 या 306। दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ नहीं है, ये 300 आएगा या तो ऑप्शन में या 306 आएगा। ठीक है। अब दोनों में से एक आपको टिक करना है। फिर बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है साथियों? 270। बच्चों में कितनी? 270 हड्डियां। और जो वयस्क होते हैं उसमें कितनी? 206 हड्डियों की संख्या होती है। ये हटा देना। ठीक है। नवजात शिशु में 300 या 306, बच्चों में 270 और वयस्क में 206 हड्डियां होती है। अब बात करते हैं सर 206 हड्डियों के नाम कैसे याद होंगे? हैं कि 206 हड्डियों के नाम में आपको एक एक नाम याद करवा दूंगा, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या। ठीक है। अब जो हड्डी होती है, हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? हड्डियों को दो भागों में बांटा है। हड्डियों कितने? दो भागों में बांटा है। हड्डियों की संख्या को दो भागों में बांटा है। लिखो, हड्डियों की संख्या को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? ठीक है। पहला भाग कौन सा है साथियों? पहला है अक्षीय कंकाल। कौन सा? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल। ठीक है। दूसरा आता है उपांगीय कंकाल। दूसरा आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। अब ये बताओ अक्षीय कंकाल क्या है, उपांगीय कंकाल
क्या है। देखो हम मानव शरीर में कितनी 206 हड्डियां पाई जाती है, टोटल कितनी 206 हड्डियां पाई जाती है। अब बात करते हैं कि अक्षीय कंकाल में कितनी पाई जाती है, उपांगीय कंकाल में कितनी पाई जाती है। जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें टोटल 80 हड्डियां पाई जाती है, जबकि उपांगीय कंकाल में कितनी 126 हड्डियां पाई जाती है। टोटल ऐड कर लो कि जो 80 हड्डियां है और उसमें कितनी 126 हड्डियां पाई जाती है, कितनी 126 हड्डियां पाई जाती है। अब बताओ सर अक्षीय कंकाल क्या होता है और उपांगीय कंकाल क्या होता है। ठीक है, अब देखो अक्षीय कंकाल जो हमारा शरीर है ये अपना अक्ष स्थित है। हमारा शरीर क्या होता है, अक्षीय से अक्ष। अब हमारा शरीर कौन से अक्ष पे स्थित होता है, एक्स और वाई। अक्ष दो होते हैं मैथ के अंदर, एक्स और वाई। तो ये नाम से देखो अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, अक्ष, अक्ष कौन सा, एक्स और वाई। अपने एक्स और वाई में क्या क्या स्थित है वो देख लो। तो अपना अक्ष के अंदर अपना जो शरीर है वो किस पे टिका हुआ है, पूरा शरीर अपना शरीर टिका हुआ है। एक तो खोपड़ी, ठीक है, एक अपना कंठ, फिर अपना छाती, ठीक है, और अपनी रीढ़ की हड्डी किस पे टिका हुआ है, सबसे पहले अपना कपाल, अपना जो मानव शरीर, खोपड़ी आ गई, ये वाला खोपड़ी आ गया। फिर किस पे टिका हुआ है, अपने नीचे आते जाओ अक्ष पे, फिर आता है अपना कहाँ पे, कंठ आता है। कंठ के बाद में क्या आता है, अपने छाती, स्टर्नम की हड्डी, और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी और पसलियों की हड्डी। किस पे आता है, पसलियों की हड्डी। अब बात करते हैं, इसको 4 भागों में बांटा मैंने, इसको 4 भागों में बांटा मैंने, ठीक है। अब इसके नाम कौन कौन से हैं? पहला आता है इसमें, को एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहला आता है सिर व खोपड़ी की संख्या, सिर व खोपड़ी, सिर व खोपड़ी, ठीक है। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आता है इसमें अपना जो कंठ में जो स्थित होती है उसको बोलते हैं कंटक या हायोड, ठीक है। तीसरा आता है स्टर्नम, छाती की, रुको एक बार, कंठ भी इसमें आएगा, सिर व खोपड़ी में इसमें आएगा, एक आएगा पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या, ठीक है। फिर आता है तीसरा स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है, छाती, स्टर्नम छाती, ठीक है। फिर चौथा आता है रीढ़ की हड्डियां, चौथा आता है रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां। ये 4 भागों में बटा है। कौन सा, अक्षीय कंकाल। अक्षीय जो अपना अक्ष पे स्थित होता है, अक्ष पे कौन सा, सिर व खोपड़ी, खोपड़ी के बाद में अपना ये जो टाई बोन होती है जिसको चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, वो कौन सी, स्टर्नम होता है। स्टर्नम के बाद में अपना पसली, पसली के बाद में क्या आता है, रीढ़ की हड्डियां। अब बात करते हैं उपांगी कंकाल भी, ये भी 4 प्रकार का होता है। इसमें आता है उपांगी, जो अपन विकलांग हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना उपांगीय, उपांग हो गया ये। उपांग कैसे होता है, जब अपने हाथ पैर कट जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं विकलांग हो गया। तो अब इसमें कौन से आता है, इसमें हाथ की, हाथ की, दूसरा आता है पैर की, तीसरा आता है अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला, चौथा आता है इसमें श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, जिसको कुल्लों की हड्डी भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल्ले की हड्डी, कुल्ले की हड्डी, कुल्ले की हड्डी, ठीक है। इसको बोलते हैं कुल्ले की हड्डी, इसको बोलते हैं अंश मेखला को बोलते हैं कंधे की हड्डी, कंधों की, कंधों की हड्डी, कंधों की हड्डी, ठीक है। हाथ पैर की हड्डी आ गई इसमें, पैर की हड्डी, और उसमें हाथ की हड्डी। अब बात करते हैं साथियों, इनको भागों में बांट दिया। सबसे पहले 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है, जबकि उपांगीय कंकाल में 126, जोड़ लो 206 आएगा। फिर जो अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल को मैंने 4 भागों में बांटा, कौन सा, सिर व खोपड़ी, पसलियों की हड्डियां, स्टर्नम और रीढ़ की हड्डियां। इसी प्रकार जो उपांगीय कंकाल, इसको भी मैंने 4 भागों में बांटा, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला जिसको बोलते हैं अपने कंधों की हड्डियां, और श्रोणी मेखला जिसको अपन बोलते हैं कुल्ले में स्थित हड्डियां। अब बात करते हैं इसमें भी हड्डियों की संख्या कितनी आएगी। तो अब देखो सिर व खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होगी बताओ। सिर व खोपड़ी में, सिर व खोपड़ी में कितनी
29 29 हड्डियों की संख्या आएगी। पसलियों के अंदर कितनी आएगी? 24। पसलियों के अंदर 24, 12 प्लस 12, ठीक है। छाती के अंदर एक हड्डी होती है, एक हड्डी होगी, जबकि रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी होगी? रीढ़ की हड्डी होगी 26। कितनी होगी? 26 हड्डी। टोटल कर लो कि 80 हो रहा है, कि 29 और 1 30, 30 और 20 50, 50 और 4 54, 54 और 6 60, 60 और 20 80, टोटल हो गई 80 हड्डियां, ठीक है। अब बात करते हैं हाथ की हड्डी। एक हाथ में कितनी? टोटल 60 हड्डियां पाई जाती है, मतलब 30 प्लस 30, कितना? 30 प्लस 30। थोड़ा सा स्कोर छोटा कर देता हूं, ठीक है। पैर की हड्डियां, एक पैर में, अब देखो पैर की हड्डियां, अब एक पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 30 हड्डियां पाई जाती है, इसमें भी टोटल 60 हड्डियां पाई जाती है। और एक पैर में 30, तो दोनों पैरों में कितनी होगी साथियों? 60 हड्डी हो गई। अब कंधे में, एक कंधे में दो हड्डी पाई जाती है, तो दोनों कंधों में कितनी हड्डियां पाई होगी साथियों? टोटल 4 हड्डी। अब बात करते हैं कूल्हे में। प्रत्येक कूल्हे में एक हड्डी पाई जाती है, दोनों कूल्हों में कितनी हड्डियां पाई जाएगी साथियों? 2 हड्डियां पाई जाएगी, ठीक है। अब बात कर लिए, अब ये गिन लो कि 126 होती है, 60 और 60 120, 120 और 4 124, और 124 और 2 126 हो गए। अब मैंने इतना इसको बांट दिया है कि देखो। अब बात करते हैं वापस से, मैंने आज आपकी क्लास में क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। आज मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने आज आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले बात की थी मैंने आज की, जो कंकाल तंत्र क्या होता है। सबसे पहले मैंने सिलेबस की बात की थी कि अपना सिलेबस जो चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी के अंदर अपनी स्पेशल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर चलेंगे, और जो लेवल होगा ये आपके अदर एग्जाम में भी काम आएगा साथियों। तो ये ऐसे मत समझना कि इसका लेवल छोटा है, मैं प्रॉपर साइंस पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है साथियों। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने सिलेबस बताया। सिलेबस क्या क्या है? साइंस, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर प्रकाश का प्रवर्तन एवं नियम, केमिस्ट्री के अंदर धातु, अधातु व इसकी यौगिक और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर मानव शरीर, मानव शरीर के अंदर संरचना, अंग, तंत्र, फिर आनुवांशिकी और जेनेटिक्स और मानव रोग, और एक कारक निदान, मानव रोग के कारक व निदान और अवशिष्ट प्रबंधन भी है। अब बात की मैंने इसमें कि मानव शरीर जो शरीर है उसमें मैंने स्टार्ट किया कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र मैंने स्टार्ट किया कि कंकाल तंत्र क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या है। स्केलेटन सिस्टम क्या है कि मानव शरीर को सुरक्षा, सहारा और ढांचा, मजबूती प्रदान करता है। ये दो प्रकार का होता है, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। फिर उसके बाद मैंने बात की कि बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। बाह्य कंकाल तंत्र का जो निर्माण होगा वो भ्रूण की जो सबसे बाह्य परत होती है उससे होता है। भ्रूण की जो सबसे बाह्य परत होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। भ्रूण की जो सबसे बाह्य परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिचर्म। अब जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है अपने शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होता है, और जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो अधिकांश मर्द कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब मर्द कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? मर्द कोशिकाएं नाक, सॉरी, बाल, नाखून के अंदर, खुर, पंख और सिंग, इसमें पाई जाती है। अब मर्द कोशिकाएं क्या होती है? मर्द कोशिकाएं वो होती है जिसके अंदर कोई ब्लड और खून नहीं होता है साथियों। फिर मैंने बात की कि कीरेटिन और काइटिन क्या होता है। जो कीरोटिन होता है वो बाल व नाखून के अंदर कीरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। कीरेटिन जो गाजर और जो दूध के अंदर वर्णक होता है, और काइटिन क्या होता है? कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर पाया जाता है। फिर मैंने बात की उसके बाद में कि क्वेश्चन बताया कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। मैंने 4 ऑप्शन दिए, मेंढक, पक्षी और मनुष्य, और फिर एक पक्षी। और पक्षी को क्या बोलते हैं? एबिज बोलते हैं, मछली को फिशिस बोलते हैं, मेंढक को उभयचर बोलते हैं, और मनुष्य को स्तनधारी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन था कि मेंढक के अंदर कोई बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद में अंतः कंकाल तंत्र। अब अंतः कंकाल तंत्र दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि से। अब अस्थि क्या होती है और उपास्थि क्या होती है? अब एक फिर मैंने इसके बाद बताया कि लॉजी क्या है, क्लास्ट क्या है, ब्लास्ट क्या है और साइट क्या है। तो एक लॉजी शब्द आ जाए तो उसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्लास्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? नष्ट करने वाली कोशिका। और जो ब्लास्ट है उसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करने वाली कोशिका। और जो साइट है उसका अर्थ क्या होता है? कोशिका, ठीक है।
फिर बात करते हैं उपास्थि के। देखो उपास्थि को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियो। अब कॉन्ड्रियो का अर्थ क्या होता है, उपास्थि। अब मैंने बोला कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोलॉजी। देखो कॉन्ड्री का अर्थ क्या होता है, उपास्थि, और साइट का होता है कोशिका, तो उपास्थि की कोशिका। फिर मैंने बोला कॉन्ड्री का अर्थ होता है उपास्थि, ब्लास्ट का होता है निर्माण करने वाली कोशिका, तो उपास्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका। कॉन्ड्रियोक्लास्ट का होता है उपास्थि को नष्ट करने वाली, कॉन्ड्रियोलॉजी का होता है उपास्थि का अध्ययन करने वाली कोशिका। फिर बात की मैंने कि उपास्थि क्या होती है। देखो उपास्थि क्या होती है, हड्डियों से कम कठोर वाली संरचना होती है जो आसानी से मुड़ सकती हो। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है उपास्थि हमारे शरीर में, कान में, नाक में, फिर अपने जो रीढ़ की हड्डी जो डिस्क होते हैं जिसमें अपन नीचे झुकते हैं ऊपर उड़ते हैं, फिर अपने पसलियों के अंदर पाई जाती है, पसली ऊपर ऊपर उड़ती है नीचे उड़ती है श्वास लेते टाइम पे, ठीक है। और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उपास्थि में कॉन्ड्रिग नामक प्रोटीन पाया जाता है साथियों। फिर उसके बाद में अपन बात की, उसके बाद अस्थियों की बात की। जो अस्थि होती है उसको बोन्स बोलते हैं, अस्थियों का अर्थ होता है ऑस्टियो। तो अब बोला ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्ट्रियोसाइट। अब देखो ऑस्टियोलॉजी का अर्थ होता है हड्डियों का अध्ययन करना, ऑस्टियोब्लास्ट होता है हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, ऑस्टियोक्लास्ट होता है हड्डियों को नष्ट करने वाली, ऑस्टियोसाइट और हड्डियों का कोशिका। फिर बात की मैंने उसके कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, नवजात शिशुओं में 300 या 306, बच्चों में 270 और वयस्क में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। फिर बात की कि मैंने हड्डियों को दो भागों में बांटा कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय जो अपने अक्ष में स्थित होती है, अक्ष में कौन कौन सी स्थित होती है, सिर व खोपड़ी, पसलियों की संख्या, स्टर्नम और रीढ़ की हड्डी। फिर बात की मैंने उपांगीय कंकाल जो अपने विकलांग हो जाते हैं एक हाथ पैर कटने से। फिर उसमें आता है हाथ पैर, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला और श्रोणि मेखला साथियों, ठीक है। अब मैंने इसको बताया कि इसमें सिर व खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, 29 होती है, पसलियों में कितनी होती है, 24 होती है, छाती के अंदर एक हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डियों के अंदर 26 होती है। फिर बात करती है उपांगीय कंकाल, हाथ में कितनी, एक हाथ में 30 हड्डियां होती है तो दोनों हाथ में कितनी, 60। एक पैर में 30 हड्डियां होती है तो दोनों पैर में कितनी, 60। फिर बात करते हैं कंधे, कंधे में 2 हड्डियां होती है और जिसको बोलते हैं अंश मेखला, और श्रोणि मेखला कुल्ले, प्रत्येक कुल्ले में एक हड्डी स्थित होती है, दोनों कुल्लों में कितनी हड्डी होगी, 2 हड्डियां। तो साथियों आज की क्लास अपनी यहीं तक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।